वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका रोड मूवी में। इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक रहस्यमय जानलेवा घटना ने धरती पर लगभग सब कुछ, सभी जानवरों और पेड़ पौधों को खत्म कर दिया है और दुनिया के ज्यादातर घर और बिल्डिंग तबाह हो गए हैं और लोगों ने जिंदा रहने के लिए कुछ बड़े और मुश्किल कदमों पर चलना शुरू कर दिया है। एक आदमी और उसका जवान बेटा खाने और बाकी चीजों के लिए तबाह होते शहर से दूर जा रहे हैं और रास्ते में वो इंसानों का मांस खाने वाली गैंग से बचकर जा रहे होते हैं। जब वो टूटे हुए रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो अपने बेटे को बता रहा होता है कि कैसे ये रहस्यमय तबाही दुनिया और बचे हुए लोगों पर कैसे प्रभाव डाल रही है। जब आपदा आई थी, घड़ी 1:17 पर रुक गई थी और तभी वहाँ एक चमकदार रोशनी आई और उसके बाद ही छोटे भूकंप के झटके भी आ गए थे। उस आदमी ने अब तारीखों पर ध्यान देना बंद कर दिया है और वो अनुमान लगाता है कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। साथ ही वो आदमी अनुमान लगाता है जैसे जैसे दुनिया में अंधेरा और ठंड बढ़ती जाएगी वैसे ही सभी पेड़ पौधे गिर जाएंगे। उसको अच्छे से याद है कि आपदा आने के 1 साल बाद ही जंगलों में आग लग गई थी और इसके बाद से लोग पागल से हो गए थे। इसकी वजह से तो कुछ लोगों ने इंसानों तक का मांस खाना शुरू कर दिया था और फिर वो अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए हिम्मत और सही चीजों की कहानी सुनाता रहता है। फिर जब वो एक खाली खेत में खाने और जरूरत की चीजें ढूंढ रहे होते हैं तो छोटे लड़के को कुछ लड़की हुई लाशें दिखाई देती है। तो उसके पापा उसको बताते हैं कि बेटा ये उन लोगों की लाशें हैं जिन्होंने खुद अपनी जान ले ली है। अब थोड़ी देर में आदमी अपने बेटे को गोलियों से भरी एक बंदूक दिखाता है। वो अपने बेटे को बताता है कि ये गोलियां उन दोनों के लिए ही हैं। फिर वो अपने बेटे को दिखाता है कि बंदूक को कैसे चलाया जाता है। अब एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं तो उस आदमी की पत्नी एक पियानो के बगल में खाना खाने के लिए बैठी हुई है और खाना खाने के कुछ टुकड़े लेने के बाद ही वो बड़ी हैरान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उसका बच्चा बाहर आने वाला है। अब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने के बारे में बड़ा ही संकोच करती है क्योंकि उसको लगता है कि बच्चे को भी दुनिया में चल रही मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। फिर उसका पति उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको बच्चे को बाहर धकेलने की कोशिश करने को कहता है और वो भी बच्चे को जन्म देने लगती है। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं वो आदमी आराम कर रहा है और तभी झटके से वो उठ जाता है क्योंकि उसको कुछ गाड़ियों के आते हुए इंजन की आवाज आती है। वो आदमी और बच्चा हथियारों के साथ आए हुए आदमियों को देखकर जल्दी से जंगल में छुप जाते हैं, लेकिन उन लोगों में से आसपास घूमता हुआ एक आदमी उन दोनों को देख लेता है। फिर छोटे बच्चे का पापा उस गैंग के आए आदमी को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन ट्रक से आई कुछ आवाज से आदमी का ध्यान भटक जाता है और इस वजह से उस गैंग के आदमी को छोटे बच्चे को पकड़ने का मौका मिल जाता है। फिर वो आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए गैंग के आदमी के सर पर गोली मार देता है और बेहोश हुए बेटे को अपने साथ लेकर जंगल में छुप जाता है। अब अगले दिन जब वो आदमी अपना सामान लेने के लिए वापस आता है तो वो देखता है कि जिस आदमी को उसने मारा था उस आदमी का शरीर वहां पर सड़ रहा है। अब एक और फ्लैशबैक में दिखाते हैं उस आदमी की पत्नी देखती है कि उनके पास 2 गोलियां ही बची हैं और वो इस बात का पछतावा कर रही होती है कि जब उनके पास काफी गोलियां थी तब उसने अपनी जान क्यों नहीं ले ली, क्योंकि वो चाहती है कि ऐसी दुनिया में जीने से तो अच्छा है कि खुद को गोली मारकर मर जाए। उसको डर है कि मांस खाने वाले इंसान उनको कभी ना कभी तो पकड़ ही लेंगे और उनके साथ बुरी चीजें करके उनके शरीर को भी खा लेंगे। अब वो अपने पति को बोल रही होती है कि वो खुद को गोली मारना चाहती है, लेकिन वो आदमी उसको बहुत समझाता है और उसे कहता है कि तुम्हें हार मानने के ख्याल को दिमाग से निकाल देना चाहिए और हमें इस तबाही के साथ लड़ना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैं बस जिंदगी गुजारने के लिए नहीं जीना चाहती और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ भी ऐसा करना चाहती है, मतलब उसको भी मारना चाहती है क्योंकि बाकी परिवारों ने भी अपने बच्चों को मार दिया था। हालांकि उसका पति फिर उसको मना करता है। और अब दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं जब वो आदमी और उसका बच्चा वापस रोड पर जाते हैं तो वो आदमी अपने बेटे को बुरे लोगों से दूर रहने को बोलता है। वो अपने बेटे को यही बताता है कि दुनिया में अब ज्यादा अच्छे इंसान नहीं बचे हैं। वो अपने बेटे को हिम्मत के साथ आगे चलने को बोलता है और समझाता है कि हमने गैंग वाले आदमी को मारा, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं, हमने बुरे इंसान को मारा इसलिए हम अच्छे हैं। और जब वो आराम करने के लिए रुकते हैं तो बच्चे को अपनी माँ की याद आ जाती है। फिर उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी मरना चाहते हो, और जब बच्चा हाँ बोलता है तो वो आदमी बच्चे को समझाता है कि देखो बेटा, हमें इस जिंदगी में सरवाइव करना है तो हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और प्लीज तुम अपनी माँ के बारे में भूल जाओ। और जब बच्चा सो जाता है तो वो आदमी एक पुल पर जाता है और वहाँ अपने बटुए को जिसमें उसकी पत्नी की फोटो है उसको फेंक देता है। फिर जब वो अपनी शादी की अंगूठी को फेंकने वाला होता है उसको अपनी पत्नी की याद आ जाती है और वो याद करता है कि कैसे आखिरी समय में उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी और यहाँ तक कि जाते हुए वो अपने बेटे से भी नहीं मिलना चाहती थी। वो अपने पति को बेटे का ध्यान रखने के लिए बोलती है और दक्षिण दिशा की तरफ निकल जाती है। और इस सब से आदमी को याद आता है कि कैसे उसकी पत्नी उस अंधेरे और तबाही में मर गई थी। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो वो आदमी और बच्चा दक्षिण दिशा की तरफ किसी रहने की जगह की तलाश में जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको एक बहुत ही बड़ा घर दिखाई देता है, इसीलिए वो उस घर की जांच करने का तय करते हैं। फिर रसोई की जांच करते हुए आदमी को जमीन पर एक ताला लगा हुआ दरवाजा दिखाई देता है
अब वो बाहर एक कुल्हाड़ी ढूंढने जाता है और कुल्हाड़ी से उस ताले को तोड़ देता है। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं तो वहाँ पर उनको काफी सारे भूखे आदमी मिलते हैं जो लगभग मर चुके हैं और जिनको बंदी बनाया हुआ है। और जब वो वहां से निकलने लगते हैं तो एक आदमी उनका पीछा करने लगता है। फिर वो किसी तरह से ऊपर पहुंचकर दरवाजे को एक मेज से ढककर बंद कर देते हैं। अब जैसे ही घर से बाहर निकलने की वो कोशिश करते हैं तो वहां रह रहे लोग आ जाते हैं और जब लोग अंदर आते हैं तो वह आदमी और बच्चा बाथरूम में छुप जाते हैं। फिर वो आदमी अपने बेटे के पास बंदूक रखने को बोलता है लेकिन बच्चा मना कर देता है। अब ये दोनों छुपे हुए होते हैं तो अचानक उस घर में रह रहे लोगों को रसोई में फर्श से पीटने की आवाज आती है और फिर जैसे उन लोगों में से कोई रसोई की तरफ जाता है तो ये दोनों खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं। और फिर अंधेरा होने तक वो इस घर में रहने लोगों से छुप रहे होते हैं। और फिर जब बच्चा सो जाता है तो उस आदमी को उस घर में रोने की आवाज आती है, इसलिए वो बच्चे के कान को अपने हाथों से ढक देता है ताकि कोई ऐसी भयानक आवाज उसके बेटे के कानों में न जाए। और जब वहां से आवाजें बंद हो जाती हैं, वो बच्चे को उठा लेता है और वहां से चल जाता है। फिर दोनों एक जगह अपना बच्चा हुआ खाना खाने के लिए रुकते हैं। अब खाने का आखिरी हिस्सा खाने के बाद बच्चा अपने पापा से एक वादा करने को बोलता है कि वो दोनों चाहे कितने भी भूखे हो जाएं, लेकिन वो कभी किसी इंसान को नहीं खाएंगे। और आदमी भी बोलता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ। और फिर अपने पापा का जवाब सुनकर बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है और लड़के को विश्वास हो जाता है कि वो दोनों अच्छे लोग हैं। और फिर वो दोनों वापस अपने रास्ते पर चल देते हैं और एक घर के पास रुकते हैं जहाँ पर वो आदमी बड़ा हुआ था। वो आदमी इस घर में बिताए क्रिसमस की छुट्टियों के बारे में याद करता है और तभी दिखाते हैं कि छोटे बच्चे को घर के बाहर इंतजार करते हुए एक दूसरा बच्चा दिखाई देता है जो कि गली के उस तरफ होता है, लेकिन दूसरा लड़का उसको देखकर वहां से भाग जाता है। अब ये छोटा बच्चा भी उस लड़के के पीछे जा रहा होता है लेकिन उसके पापा उसको रोक लेते हैं और फिर दोनों बाप बेटे अपने सफर को दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन बच्चा बहुत ही निराश है क्योंकि उसको दूसरा लड़का देखने को नहीं मिला। और फिर आदमी उसके बेटे के दुख को कम करने की कोशिश करता है। वो देख पा रहा होता है कि उसका बेटा और बच्चों से मिलना चाहता है। वो बताता है कि कभी उसके भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। और अब खाना खत्म होने के बाद दोनों बहुत ही भूखे हैं। लड़का अपने पापा से पूछता है कि क्या वो दोनों अचानक मर जाएंगे। अब आदमी बताता है कि भूख से मरने के लिए उनको समय लगेगा। अब आदमी को महसूस होने लगता है कि वो मर रहा है, इसलिए वो अपने बेटे को अकेला जिंदा रहने के लिए तैयार करने लगता है। अब एक खाली घर में आराम करते हुए आदमी को पियानो मिलता है। फिर जैसे ही वो पियानो से कवर हटाता है उसको याद आता है कि कैसे उसकी पत्नी पियानो बजाया करती थी और इसलिए वो रोने लगता है। वो थोड़ा पियानो को बजाता है और अपने बेटे को बताता है कि उसकी माँ बहुत ही अच्छे से पियानो को बजाया करती थी। अब बच्चा भी बोलता है कि उसको इस बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है। उस घर में कुछ न पाकर वो दोनों वहां से जाने का तय करते हैं, लेकिन वहां से निकलते हुए उनकी किस्मत चमक जाती है जब उस आदमी को घर के पीछे जमीन में एक दरवाजा मिलता है। और फिर जब वो नीचे जांच करने जाते हैं तो वो पूरी जगह खाने से भरी हुई मिलती है और वहाँ इतना सारा खाना होता है कि वो कई साल के लिए काफी होता है। फिर वो वहां पर रहने का तय करते हैं और उसको ही अपना घर मान लेते हैं, लेकिन जल्द ही उनको ऊपर से आती आवाज सुनाई देती है और इसीलिए उनको इस जगह को छोड़कर जाना पड़ता है। अब बच्चे को लगता है कि वो आवाज किसी कुत्ते की है, लेकिन आदमी को लगता है कि जल्द ही कोई और भी इस जगह को ढूंढ लेगा और इसलिए वहां रुकना खतरे से कम नहीं। फिर वो एक ट्रॉली में जितना सामान भर सकते हैं उतना भर लेते हैं और उसको लेकर दोबारा दक्षिण दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब वो अपने रास्ते में होते हैं उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उनको आगे चलते हुए दिखाई देता है। अब जब उनको लगता है कि उन्हें उस बूढ़े आदमी से कोई खतरा नहीं है तो छोटा बच्चा उस बूढ़े आदमी को कुछ खाना देने के लिए बोलता है। फिर बच्चा उस बूढ़े आदमी को खाने का डब्बा देता है और उसको खाना खाते हुए देखता है। वो आदमी अपने बेटे को समझाता है कि वो उस बूढ़े आदमी को अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन वो उस बूढ़े आदमी को रात के खाने के लिए बुलाते हैं। अब रास्ते में जाते हुए बूढ़ा आदमी अपना नाम एली बताता है और फिर रात के खाने के बाद एली और वो आदमी छोटे बच्चे के बारे में बात करने लगते हैं। एली बोलता है कि जब उसने उस बच्चे को देखा था तो उसको लगा कि कोई वो देवदूत है। और फिर एली बताता है कि कभी उसका भी एक छोटा बच्चा हुआ करता था और उसने सोचा भी नहीं था कि कभी दोबारा उसको कोई बच्चा देखने को भी मिल सकता है। आदमी एली से पूछता है कि एली के बेटे के साथ क्या हुआ था, लेकिन बूढ़ा आदमी इस बारे में बात करने से मना कर देता है। फिर कुछ समय बाद एली आदमी को बोलता है कि उसको किसी आपदा के आने का अंदेशा पहले से ही था। और फिर जब आदमी एली से पूछता है कि क्या कभी वो भी बाकी लोगों की तरह मरना चाहता था, तो एली बोलता है कि मौत एक ऐसा सुख है जिसको वो अब इस मुसीबत के समय में नहीं कर सकता। और फिर अगली सुबह जब एली और दोनों बाप बेटे अपने रास्ते के लिए निकल रहे होते हैं तो बच्चा अभी भी अपने पापा से कहता है कि एली को हम अपने साथ लेकर चलते हैं। वो आदमी अपने बेटे को समझाता है कि जितना हो सके उन्होंने उतना उस बूढ़े के लिए कर लिया है और साथ ही बोलता है कि बेटा खाना खत्म होने पर तुम खुद ही इस फैसले के बारे में सोच लोगे। फिर वो बच्चा अपने पापा को कहता है कि एली एक बुरा इंसान नहीं है, हमें उसको अपने साथ रखना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके पापा नहीं मानते। फिर दोनों अपने खाने वाली गाड़ी को जंगल में छुपाने का तय करते हैं ताकि वो आसपास कोई घर ढूंढ सके। अब जैसे ही वो एक घर के पास पहुंचते हैं तो आदमी को उस घर के पास जमीन पर खोपड़ियां दिखाई देती हैं और जब वो छुप जाते हैं तो देखते हैं कि इंसानों का मांस खाने वाली गैंग एक औरत और बच्चे का पीछा कर रहे होते हैं। औरत जमीन पर गिर जाती है और उनको पकड़ लिया जाता है। अब वो दोनों गैंग से दूर जाते हैं और उस औरत की चीखने की आवाज सुनते हैं। फिर भागते हुए वहाँ एक बड़ा भूकंप आता है जिसकी वजह से बड़े बड़े पेड़ गिरने लगते हैं। अब वो गिरते हुए पेड़ों से बचने के लिए एक गिरे हुए पेड़ के नीचे छुप जाते हैं।
अब उस आदमी का शरीर धीरे धीरे हार मान रहा होता है, लेकिन ऐसी स्थिति होने के बाद भी वो दक्षिण दिशा की तरफ चले जा रहे हैं। वो जल्दी समुद्र किनारे पहुंचते हैं, लेकिन किनारे की बुरे हालत को देखकर छोटा लड़का निराश हो जाता है। तभी आदमी को पास ही में एक खराब जहाज दिखाई देता है। वो वहां जाता है और सोच रहा होता है कि शायद उसको वहां कुछ जरूरी सामान मिल जाए। अब वो छोटे बच्चे को अपने सामान का ध्यान रखने के लिए छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो बच्चा जल्द ही सो जाता है। अब जब बच्चा सो जाता है तो एक आदमी हाथ में चाकू लेकर वहां पर आता है, और जब बच्चा उठता है तो देखता है कि उसका सभी सामान गायब हो गया है। और फिर आदमी जहाज से वापस एक चमक करने वाली बंदूक लेकर आता है, और आदमी अपने बेटे को उठाकर जल्द ही उस चोर का पीछा करने लग जाता है। फिर चोर के मिलते ही वो आदमी चोर को गोली मारने की धमकी देता है। शुरू में तो चोर उनकी गाड़ी और सामान देने से मना कर देता है, लेकिन जब वो छोटा बच्चा अपने पापा को कहता है कि पापा इसको शूट मत करो, तो फिर चोर अपना इरादा बदल देता है, और फिर वो आदमी चोर को उसके कपड़े उतारकर रोड पर बिना कपड़ों के छोड़ देता है। दोस्तों, मूवी में जब जब बड़े लोग ऐसी आपदा की वजह से इंसानों का मांस खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये छोटा सा बच्चा जो अभी भी दूसरों के लिए प्यार और फिक्र दिखा रहा है। सोचिए, अगर आप उस छोटे बच्चे की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा करते? अपना जवाब कमेंट्स में बताइएगा। अब वापस समुद्र के किनारे दिखाते हैं तो बच्चा अपने पापा को कहता है कि हमें उस चोर के पास वापस जाना चाहिए और उसको सारा सामान देना चाहिए। अब जब वो वापस चोर के पास जाते हैं तो वहाँ चोर नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ पर उसके कपड़े और खाने का एक डब्बा छोड़कर चले जाते हैं। बाप और बेटा दोनों अपने रास्ते पर चल जाते हैं और एक गली में पहुंचते हैं। फिर बच्चा एक डब्बे में एक कीड़े को देखकर बहुत ही खुश होता है, इसलिए वो अपने पापा को कीड़ा दिखाता है, लेकिन जैसे वो दिखा रहा होता है तो वो उड़ जाता है। फिर जब वो उस कीड़े को देख रहे होते हैं तभी अचानक उनके पास एक तीर गुजरता है। वो जल्दी से छुप जाते हैं, लेकिन आदमी के पैर में चोट लग जाती है। अब इससे पहले कि धनुष चलाने वाला आदमी एक और तीर मारता, बच्चे का पापा रोशनी करने वाली बंदूक से उस धनुषधारी को मार देता है। अब वो आदमी डगमगाते हुए बिल्डिंग से तीर चलाने वाले इंसान को देखने जाता है। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक औरत एक आदमी के लिए रो रही है, और फिर आदमी उस औरत से पूछता है कि वो उन दोनों का पीछा क्यों कर रहे थे, लेकिन औरत कहती है कि हमें लगा तुम हमारा पीछा कर रहे हो, और फिर वो उस औरत को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फिर अपने चोट से थोड़ी राहत लेकर वापस दक्षिण की तरफ निकल जाते हैं। उस आदमी की हालत बेकार होती जा रही होती है, और इसीलिए वो अपना सभी सामान वहीं छोड़कर समुद्र के किनारे अपना कैंप लगाने का तय करते हैं। अब नींद में वो आदमी सपने देखता है कि वो अपनी बीवी के साथ है, और जब उसको महसूस होता है कि वो जल्दी मर जाएगा तो वो अपने बेटे को अकेले दक्षिण दिशा की तरफ जाने की सलाह देता है। और आदमी साथ ही अपने बेटे को यह भी बोलता है कि उसको हमेशा अपने साथ बंदूक रखनी होगी, लेकिन बेटा अपने पापा को कहता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, और आदमी उसको समझाता है कि उसको जाना पड़ेगा और अच्छे लोगों की तलाश करनी पड़ेगी। अब अपने पापा को एक कंबल से ढककर लड़का बंदूक को अपनी जेब में रख लेता है। फिर वो समुद्र किनारे चलता रहता है, और तभी उसको एक आदमी उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो झट से बंदूक निकालकर उसकी तरफ निशाना लगाता है। फिर वो अजनबी बच्चे से उसके पापा के बारे में पूछता है, फिर उस बच्चे को अपने साथ आने को बोलता है। वो आगे बच्चे को बंदूक नीचे करने के लिए समझाता है और उसके सामने दो विकल्प रखता है। अजनबी समझाता है कि वो लड़का या तो उसके साथ चल सकता है या फिर अपने पापा के साथ यहीं समुद्र के किनारे रह सकता है। वो साथ ही लड़के को समझाता है कि अगर तुम अकेले रहना चाहते हो तो कभी भी रोड पर मत जाना, लेकिन बच्चा उस आदमी से अच्छा होने का सबूत मांगता है। वो अजनबी आगे बताता है कि उसके दो बच्चे हैं, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की। फिर वो बच्चे को समझाने की कोशिश करता है कि वो इंसानों का मांस नहीं खाते, वो बिल्कुल प्योर हैं। फिर अजनबी की बातों से सहमत होने के बाद लड़का पूछता है कि क्या वो उस अजनबी के साथ आ सकता है, और फिर वो अपने पापा को आखिर बार बाय बोलता है और अजनबी की तरफ जाने लगता है। अब उस अजनबी के साथ एक औरत और दो बच्चे भी हैं। औरत लड़के को बताती है कि वो उसका और उसके पापा का बहुत समय से पीछा कर रहे हैं, और वो साथ ही बोलती है कि वो उस बच्चे को लेकर बड़ी चिंतित थी, लेकिन अब उसको उस बच्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का बाकी बच्चों की तरफ देखता है और उसका ध्यान उनके साथ एक कुत्ते पर जाता है, और लड़के को महसूस होता है कि वो अच्छे लोगों के साथ हैं, और वो उनके साथ जाने का तय करता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मूवी की शुरुआत में अचानक वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा देता है और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है। इस अटैक से होने के 30 साल बाद दुनिया में कोई सिविलाइजेशन या कल्चर नहीं होता। पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और लोग बहुत ही मुश्किलों से जी रहे होते हैं। और पानी अगर मिल भी गया तो लोगों को अपनी चीज देनी पड़ती है उस पानी को लेने के लिए। खाने के साधन भी बहुत कम हो गए हैं और लोग इंसानों को खाने लगे हैं, और वहाँ कोई लॉ न होने से खुद की लाइफ खुद को ही सेफ रखते हुए लोग जी रहे होते हैं। फिर यहाँ कट करके अगले सीन में मूवी की शुरुआत होती है। अब एक सुनसान जंगल को दिखाते हैं। बर्फ गिरते हुए उस जंगल में एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी रहती है, और उस डेड बॉडी के पास उसकी बंदूक भी गिरी रहती है। उस बॉडी को टेस्ट करके खाने के लिए एक जंगली बिल्ली धीरे से उसके पास आती है, और तब वहाँ से कुछ दूरी पर किसी की हलचल होती है और बिल्ली वहाँ देखने लगती है। तब पलक झपकते ही वहाँ से एक एरो बिजली की तरह तेज आकर बिल्ली के पेट में लग जाता है और बिल्ली वहीं पर मर जाती है। फिर वो इंसान उस डेड बॉडी के पास आकर उस बिल्ली को अपने हाथों से उठाकर देखता है, और यही है हमारा हीरो एली,
डेड बॉडी को टेस्ट करने के लिए आई उस बिल्ली को अब एली खुद टेस्ट करना चाहता है और वो उसको एक बैग में डालकर अपनी जर्नी को शुरू करता है। अब यहाँ पर मूवी का टाइटल द बुक ऑफ एली डालकर इस मूवी की शुरुआत होती है। एक आंखों में एक बड़ी सनग्लासेस, सर पर एक मंकी कैप, एक फुल जर्किन और उसके ऊपर एक स्कार्फ, ये सब पहनकर एक योद्धा की तरह चलकर जा रहा होता है हमारा हीरो। रास्ते में एक कार खड़ी रहती है और एली उस कार का डोर खोलता है और उस कार के ड्राइवर सीट में एक स्केलेटन पड़ा होता है। लगता है ये इंसान कई सालों पहले मर चुका है। अब एली उस कार में से कुछ जरूरी चीजें निकालकर फिर से चलने लगता है। तब रास्ते में एक घर दिखाते हैं और एली उस घर के अंदर धीरे से चलकर जा रहा होता है और फिर उस घर में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये कंफर्म करते ही वो उस घर के एक नल को खोलकर अपनी बोतल में पानी भर लेता है। न्यूक्लियर अटैक ने उस घर का बहुत ही बुरा हाल किया होता है। उस घर में एक कमरे के दरवाजे को खोलकर वो देखता है तो वहाँ फांसी लगाकर एक आदमी मरा पड़ा रहता है। फिर वो अपनी नाक बंद करके उस डेड बॉडी के पैरों में से शू निकालता है और अपने पैरों में पहन लेता है। फिर वो उस जंगली बिल्ली को निकालकर आग में मस्त पकाता है और उसे मजे से खा रहा होता है। उसका शरीर जल गया होता है और उस पर काफी निशान नजर आते हैं। उसकी बैग तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से जल गई होती है। फिर रात होने पर वो अपने बैग से एक बुक निकालकर पढ़ने लगता है और काफी देर तक पढ़ने के बाद वो वहीं पर सो जाता है। सुबह होने पर सूरज की किरणें उसके चेहरे पर गिरती हैं और वो आराम से उठता है। फिर वो अपने आईपैड को ऑफ करता है और विंडो के पास जाकर अपने चेहरे को सूरज की रोशनी में देखता है और आंखें बंद रखकर कुछ देर तक शांत रहता है। फिर उस घर से निकलकर अपनी जर्नी को दोबारा कंटिन्यू करता है। तभी एक ब्रिज के नीचे से चलते समय उससे एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की अंधी होती है और उसे किसी ने एक ट्रॉली के साथ बांध रखा होता है। अब एली के चलने की आवाज सुनकर वो उस ट्रॉली के व्हील को ठीक करने को कहती है। तब एली कुछ देर साइलेंटली वॉच करता है और कहता है कि हाईजैकर्स कहीं पास में ही है और उसके कहते ही उस लेडी के सामने छिपकर बैठे हुए हाईजैकर्स बाहर निकलते हैं। वो आकर एली से कहते हैं, तुमने सही तरह पहचान लिया कि हम यहीं पर हैं। तुम्हारी सूंघने की शक्ति को मानना पड़ेगा। चलो अब जल्दी से तुम्हारे बैग में जो भी है सब कुछ बाहर निकाल दो। तब एली उनसे कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे बैग से कुछ निकाल कर दिखाओ। तब उनमें से एक आकर एली के बैग को हाथ लगाता है और अगले ही सेकंड उस आदमी का हाथ अलग हो जाता है। वो हैरान होकर पूछता है, अरे भाई मेरा हाथ कहाँ चला गया? तब वो देखते हैं कि एली के हाथ में एक बड़ी नाइफ है। फिर वो हाईजैकर्स बड़े बड़े वेपन्स को लेकर एली से फाइट करने आते हैं, लेकिन एली जबरदस्त फाइट करता है और उन सभी को खत्म कर देता है। फिर फाइटिंग खत्म हो जाती है और वो उस लड़की के पास जाता है तो वो कहती है कि वो लोग इंसानों को खाने वाले लोग हैं और तुम्हें भी मारकर खाने के प्लान के साथ यहाँ आए थे, तुम कहीं और चले जाओ। फिर वो वेस्ट की डायरेक्शन में चलने लगता है और वो धीरे से चलकर एक टूटे हुए ब्रिज पर खड़ा हो जाता है। तब उस ब्रिज के नीचे रोड पर एक हस्बैंड और वाइफ एक ट्रॉली में कुछ सामान रखकर जा रहे होते हैं और सामने से एक बाइकर गैंग आती है और उन दोनों को पूरी तरह मार डालते हैं। इससे एली को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो सोचता है कि अब मेरा वेस्ट में जाना ही इम्पोर्टेंट है और वो इसी बात को दोहराकर खुद को कन्विंस करके आगे चलने लगता है। फिर वो बाइकर गैंग उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं और उनके सभी सामान को साथ ले जाते हैं। अब आगे चलने पर एक टाउन आता है और उस टाउन में एंटर करते ही एक इंसान अपने गन को एली पर एम करता है, लेकिन वो किसी रीजन से उसको शूट नहीं करता। फिर एली एक मैकेनिक शॉप में जाता है और वहाँ का मैकेनिक उससे गन पॉइंट करके पूछता है, तुम कौन हो? आज से पहले तो तुमको कभी यहाँ देखा नहीं। तब सडनली एली उसके हाथ से गन छीनकर उसी को पॉइंट करता है। तब वो मैकेनिक बिल्कुल डर जाता है और एली उसे कहता है कि मैं यहाँ तुमको मारने नहीं आया हूँ, मैं चाहूँ तो इसी गन से इस समय तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल कस्टमर बनकर यहाँ आया हूँ। और ये कहकर वो उस गन को वापस कर देता है। फिर कहता है कि इंसानों को खाने वालों के हाथ कांपते हैं, लेकिन देखो मेरा हाथ तो बिल्कुल भी काम नहीं रहा है। अब ये कहकर वो उसको अपना हाथ दिखाता है। फिर एली उस मैकेनिक से अपने आईपैड को चार्ज करने के लिए देता है। तब मैकेनिक उससे पूछता है कि चार्ज के बदले में तुम मुझको क्या दोगे? और एली उसके बैग में से एक प्लेइंग कार्ड्स निकालकर उसको दे देता है और मैकेनिक भी उससे काफी खुश होता है और वो एली से कहता है, मैं इसको चार्ज करके रखता हूँ और तब तक तुम सामने वाले बार में जाकर आ सकते हो। लेकिन एली कहता है कि वो वहीं वेट करेगा। तब वो बाइकर गैंग उस बार में जाते हैं। अब मूवी में एक बिल नाम के आदमी को दिखाते हैं। वो उस बार के ऊपर वाले कमरे में बैठा होता है। वर्ल्ड के सिविलाइजेशन नष्ट होने पर भी बिल अपने हिसाब से टाउन को रूल कर रहा होता है और एक राजा की तरह वहाँ जी रहा होता है। वहाँ के रूल्स भी वही बनाता है और तोड़ता भी वही है। बिल किसी बुक को इंटरेस्टिंगली पढ़ रहा होता है और तब बिल का एक खास आदमी रेड रे जाकर उसको कहता है कि बाइकर्स कुछ बुक्स लेकर आए हैं, आप जिस बुक को ढूंढ रहे थे वो उन बुक्स में हो सकती है। तब बिल उन बाइकर्स को आने को कहता है और बाइकर्स भी ऊपर आकर सारे बुक्स को टेबल पर रखते हैं। उनमें से कई सारी बड़ी बुक्स भी होती हैं और बिल उन बुक्स को देखने लगता है, लेकिन वो जिस बुक की तलाश में है वो वहाँ पर नहीं मिलती। फिर बाइकर बिल को एक शैम्पू की बोतल देता है और बिल उसको लेकर बहुत ही खुश होता है। फिर बाइकर्स कहते हैं कि हम अगली बार और भी बुक्स लेकर आएंगे और फिर शराब पीने चले जाते हैं। और फिर बिल कहता है कि जो वो बुक्स अभी लेकर आए उनको जला दो, उनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उस शैम्पू की बोतल को ले जाकर
जाकर वो अपनी वाइफ क्लाउडिया को सूंघने को कहता है और कहता है कि इसे अच्छे से सूंघो क्योंकि इस धरती की आखिरी शैम्पू की बोतल ये हो सकती है। और वो भी उसकी स्मेल को खूब एंजॉय करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो बुक मिली, और वो कहता है कि अभी तक तो नहीं मिली लेकिन मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्द मिल जाएगी। यहाँ एली उसके आईपैड में फुल चार्ज होने का वेट कर रहा होता है तो वो उस मैकेनिक से पूछता है क्या सामने वाले बार में पानी मिलेगा, और मैकेनिक उसे जवाब देता है कि अगर उन्हें बदले में कोई चीज दोगे तो वो जरूर तुमको पानी देंगे। तब एली अपना बैग लेकर उस बार में जाता है और बार में सभी लोग ड्रिंक्स करके नशा कर रहे होते हैं और वो एली को अजीब तरीके से देखते हैं। एली काउंटर में जाकर एक आदमी से पूछता है क्या यहाँ पर पीने का पानी मिलता है। तब वो काउंटर वाला आदमी कहता है तो तुम पानी के बदले में क्या दोगे। फिर एली एक बढ़िया सी शॉल निकाल कर देता है। तब वो आदमी कहता है ये नहीं चलेगा, तुम्हारे पास और कोई चीज है क्या। तब वो उसको 2 ग्लव्स देता है। तब उस टेबल पर एक बिल्ली आती है और एली उस बिल्ली को भगा देता है। लगता है उस बिल्ली ने भी शराब पी रखी है और वो उसको देखकर एक शेर की तरह चिल्लाती है। तब उस काउंटर के पास एक लेडी आती है जिसका नाम सोलारा है और ये क्लाउडिया की बेटी है। सोलारा एली को अजीब तरीके से देखती है। तब उस काउंटर का आदमी एली की बोतल को देखकर उसमें पानी भरकर नहाने को कहता है और सोलारा बोतल लेकर बैग की साइड में चली जाती है और वहाँ भी कई लोग शराब पी रहे होते हैं। तब रेडरिज उनको रास्ते में ब्लॉक करके उसके साथ बदतमीजी करता है और वो उसको हटने को कहती है और फिर जैसे तैसे करके वो बोतल में पानी भरने लगती है। अब एली यहाँ वेट कर रहा होता है। तब बाइकर गैंग का एक आदमी आकर पूछता है तुमने उस बिल्ली को क्यों भगाया, वो 2 साल से यहाँ है और उसे यहाँ रहने का ज्यादा हक तुमसे ज्यादा है। तब एली उसे सॉफ्ट टोन में कहता है कि आगे ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन वो आदमी फिर वही बात कहकर उसको उकसाता रहता है। तब एली झट से उठकर उसके सर को टेबल पर पटक देता है और उसके सर से खून बहने लगता है और एली उससे कहता है कि रोड पर उन बेचारों को मारने वाले तुम मुझे एडवाइस दे रहे हो, और ये कहकर उनको वार्न करता है। तब बार में जितने भी गुंडे होते हैं सभी एली को सराउंड कर देते हैं और एली अपना फेवरेट नाइफ निकालता है और सभी उसको अटैक करने लगते हैं। तब एली नाइफ को घुमा घुमा कर एक योद्धा की तरह उनसे लड़ने लगता है और सबको खत्म भी कर देता है। फाइट करते समय उसकी नाइफ गलती से नीचे गिर जाती है तो वो पास में खड़े आदमी के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर उसे अटैक कर देता है और अब अंत में एक आदमी बचता है और उसे मारने जाते समय वहाँ सोलारा आ जाती है और उसे लड़ाई न करने की रिक्वेस्ट करती है। अब एली भी लड़ाई स्टॉप करने के बारे में सोचता है लेकिन तब वहाँ रेडरिज आकर एली के साथ फाइट करने की कोशिश करता है। तब बिल उसको रोककर एली को ऊपर ले जाने को कहता है। वो एली से पूछता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन एली जवाब देने से पहले सोचता है और बिल्कुल शांत रहता है। तब बिल कहता है कि ये एक डिसिप्लिन टाउन है और यहाँ कोई इंसानों को नहीं खाता, इसलिए तुम बिना डरे यहाँ रह सकते हो और तुम भी एक अच्छे इंसान लगते हो। क्या तुम पढ़ना और लिखना जानते हो? और एली कहता है हाँ मैं रोज पढ़ता हूँ। तब बिल कहता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी पढ़ना और लिखना अच्छे से जानता हूँ और हमारे जैसे लोग ही इस दुनिया का भविष्य हैं। और इस तरह वो घुमा फिरा कर बातें करता रहता है। तब एली उसको सीधे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और उसका ऐसा सरल स्वभाव देखकर बिल बहुत ही खुश होता है। वो कहता है तुम पढ़े लिखे होने के अलावा एक इंटेलिजेंट और एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी हो। ये एक छोटा सा टाउन है और मैं इस छोटे से टाउन को ही डिसिप्लिन तरीके से रूल करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं इस टाउन को और भी बड़ा बना सकता हूँ और उसे पूरी तरह सिविलाइज्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे सब कह रहा हूँ। तब एली कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता। मेरा कोई बड़ा लक्ष्य है और इसलिए मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ और वहाँ जाते समय ही मैं तुम्हारे इस टाउन में आ गया। लेकिन बिल फिर भी उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करता है और कहता है अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए गर्म खाना, पीने के लिए साफ पानी और रहने के लिए एक बड़ी जगह को अरेंज करके दे सकता हूँ, और ऊपर से तुम्हारा वहाँ जाना बेकार है क्योंकि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है और किसी ने तुमको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है कि वेस्ट की तरफ जाओ। तुम सिर्फ आज की रात यहाँ रहकर देखो, जरूर तुम्हारा मन बदल जाएगा। इसके बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। एंजॉय। अब एली को वैसे भी कहीं पर रात गुजारनी थी, इसलिए वो उनको हाँ कर देता है। फिर बिल एली के लिए एक स्पेशल रूम अरेंज करता है और रेडरिज उसे वो रूम दिखाता है। इस रूम के बाहर एक आदमी हमेशा खड़ा रहेगा, इसलिए तुम बिना घबराए सो जाओ। अब ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उस रूम में एक बेड होता है। एली अपना बैग निकालकर अपना जर्किन भी निकाल देता है और वो अपने गन के साथ रेडी रहता है। तब वहाँ क्लाउडिया उसके लिए खाना लेके आती है और वो कहती है कि इसमें तुम्हारे लिए खाना और थोड़ा पानी भी है। तब एली उसे साइलेंटली देख रहा होता है। तब वो कहती है कि तुम कुछ जवाब दोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि तुम कहाँ हो, क्योंकि मैं देख नहीं सकती। और तब एली को पता चलता है कि वो ब्लाइंड है। फिर वो उसके पास जाकर उसको हाथ से ताली देकर शुक्र अदा करता है। फिर पूछता है कि तुम ब्लाइंड किस वजह से हुई, न्यूक्लियर अटैक से होने से या सूरज की रोशनी से? तब वो कहती है कि मैं जन्म से ही अंधी हूँ, लेकिन ये ब्लाइंडनेस मेरे लिए अच्छी है क्योंकि इस दुनिया को नष्ट होते हुए देखने की मुझको जरूरत ही नहीं है। एली कहता है तुम्हारा परफ्यूम बड़ा ही अच्छा है
और ये सुनकर वो इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बाहर रखे हुए आदमी से कह देना, वो अरेंज करके दे देगा। और वो चली जाती है। यहाँ बिल एक मिरर के सामने बैठकर वेट कर रहा होता है। तब वहाँ क्लाउडिया आकर उसको कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वो इंसान वैसा नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग सोच रखने वाला इंसान है और तुम्हारे गोल को तुम उसे यूज करके अचीव नहीं कर सकते। तब बिल कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारी बेटी को मैं उसके पास भेजता हूँ। और ये सुनते ही क्लाउडिया घबरा जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करना, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और सोलारा को एली के रूम में भेज देता है। एली बेड पर बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तब सोलारा डोर नॉक करती है और एली बंदूक को हाथ में लेकर उठता है और कहता है ऑलरेडी किसी ने मुझको खाना लाकर दे दिया है, अब मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। लेकिन सोलारा अंदर आ जाती है और एली उस बुक को बेड शीट के नीचे छुपा देता है। अब सोलारा उसके पास में आकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। तब एली को याद आता है कि उससे वो बार में मिल चुका है। वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। इस पर सोलारा कहती है कि अगर मैं अब यहाँ से जाऊंगी तो वो मेरी माँ को मारकर टॉर्चर करेगा, तुम्हें जिसने खाना लाकर दिया था वही मेरी माँ है। वो पूछता है कि तुम्हारे डैड तुम लोगों को ऐसा टॉर्चर क्यों करते हैं? तब वो कहती है कि वो मेरे डैड नहीं है, तुम्हारी तरह ही हम भी यहाँ आकर उसके जाल में फंस गए हैं। मैं यहीं पर एक कोने में सोकर सुबह होते यहाँ से चली जाऊंगी और सुबह डैड तुमसे इसके बारे में पूछेंगे तो तुम उनसे कुछ मत बताना। और एली को उसकी परिस्थिति को देखकर बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ दिखाते हैं कि बिल अपने कमरे के एक बड़े सोफे में एक राजा की तरह बैठकर चेस खेल रहा होता है और क्लाउडिया उसके पास सैड होकर बैठी रहती है। बिल उसे पूछता है तुम्हारा अगला मूव क्या है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए उदास रहती है। यहाँ सोलारा एली से पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम क्यों ऐसा पूछ रही हो? ऐसा एली के पूछने पर वो कहती है कि तुम्हारी उम्र के इंसान को मैंने इस टाउन में आते हुए नहीं देखा है, जरूर तुम्हारी उम्र ज्यादा होगी और तुम्हें पता होगा कि न्यूक्लियर अटैक से पहले ये दुनिया कैसी थी, क्या तुम मुझे कुछ बातें बता सकते हो? और एली भी उसको एक कहानी की तरह सुनाता है। वो कहता है तब लोगों के पास जरूरत से ज्यादा चीजें हुआ करती थी और जो जरूरत की भी नहीं होती थी वो भी होती थी, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं सोचते थे और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। और ऐसी कहानियां सुनकर सोलारा सरप्राइज होकर उसके पास जाकर बैठती है। तब जल्दी जल्दी में एली उस छुपाई हुई बुक को बाहर निकालता है और अंदर रख देता है। सोलारा उसको नोट करते हुए पूछती है क्या तुम्हारे पास बुक है? इसका मतलब तुम पढ़ना जानते हो, क्या मैं उस बुक को देख सकती हूँ? लेकिन एली उसको स्ट्रिक्टली मना कर देता है। तब सोलारा उसे गुस्से में पूछती है कि वो तो एक नॉर्मल बुक ही तो है, मैं उसको क्यों नहीं देख सकती? तब एली उसको कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वो बुक बिल्कुल वैसी नहीं है, आगे से उस बुक के बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछना। और ये कहकर उसको पैक करके बैग में डाल देता है। सोलारा ने उस बुक के कवर को देखा होता है। फिर एली उससे पूछता है कि तुम लोगों को पानी कहाँ से मिलता है, लेकिन बुक दिखाने से मना करने से सोलारा गुस्से में कहती है कि मैं भी नहीं बता सकती हूँ। फिर एली उससे कहता है कि तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा लो, मुझे दिए गए खाने में से काफी खाना बचा हुआ है। और सोलारा खाने के लिए उठती है और वो खाने को जब मुंह में डाल रही होती है तब एली उसको स्टॉप करता है और उसे उसके सामने वाले चेयर में बैठने को कहता है। लेकिन सोलारा को उसका इरादा समझ में नहीं आता, फिर भी वो बैठ जाती है। वो उसके हाथों को पकड़कर आंखें बंद करने को कहता है और वो भी कंफ्यूज होकर डर जाती है कि करने क्या वाला है। फिर एली भगवान से प्रार्थना करता है कि उसको बहुत दिनों बाद ऐसा अच्छा खाना मिला है। तब इससे सरप्राइज होकर सोलारा उससे पूछती है क्या ये सब तुम जो बुक में पढ़ रहे हो उसमें लिखा है? तब एली उसे बीच में बोलने से मना करता है और कहता है कुछ देर अपनी आंखें बंद रखो। अब ये कहकर वो प्रेयर्स को कंटिन्यू करता है, लेकिन सोलारा आंखें बंद किए बिना चौंक कर उसको देख ही रही होती है। अगले दिन सुबह उस टाउन के लोग अपना काम कर रहे होते हैं। तब एक लड़की बिल को शेव कर रही होती है और उसके पीछे की डाइनिंग टेबल पर क्लाउडिया बैठी रहती है। और फिर सोलारा आकर क्लाउडिया के पास बैठती है और तब अपनी आंखें खोले बिना ही बिल समझ जाता है कि सोलारा वहाँ आई है। वो उसे पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, क्या वो वहाँ पर रहने के लिए मान गया? तब सोलारा कहती है कि कल रात हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। तब क्लाउडिया उसको ब्रेकफास्ट करने को कहती है और उस समय सोलारा को एली ने जो बात सिखाई थी उसे याद आती है और वो क्लाउडिया के दोनों हाथों को पकड़कर आंखें बंद करने को कहती है और प्रेयर्स बोलना शुरू करती है। और उसे प्रेयर करते हुए देखकर बिल एकदम से चौंक जाता है और उसे देखता रह जाता है। अब प्रेयर करते समय सोलारा उस प्रेयर की आखिरी लाइन को भूल जाती है। तब बिल उस लाइन को कहता है और उससे पूछता है क्या यही वो लाइन है जो तुम भूल गई थी? और वो सोचती है कि बिल को ये सब कैसे पता। और बिल उठकर सोलारा के पास आता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि कल रात तुमने उससे बात नहीं की, फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तब वो बिना कोई जवाब देकर शांत रहती है और वो पूछता है कि क्या उसके पास कोई बुक है? तब भी वो कोई जवाब दिए बिना रह जाती है। फिर बिल उसकी आंखों के सामने ही क्लाउडिया को मारकर टॉर्चर करने लगता है और वो उसको धमकी देता है कि तुम जब तक जवाब नहीं दोगी तब तक मैं इसको ऐसा ही परेशान करते रहूंगा। सोलारा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो क्लाउडिया को परेशान करता है और ये सोलारा से देखा नहीं जाता। और वो कहती है कि हाँ उसके पास एक बुक थी
लेकिन मेरे अंदर जाते ही उसने तुरंत उसको अपने बैग में डाल दिया था। और वो उसे पूछता है वो कौन सी बुक थी और दिखने में कैसी थी। तब वो बता नहीं पाती और अपनी उंगलियों से इशारा करके बताती है। और उसे देखते ही बिल समझ जाता है कि इतने दिनों से उसको जो बाइबल की खोज थी वो उसी के पास है। और ये पता चलते ही वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाता है और वो सब एली के कमरे में जाकर देखते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। एली उस मैकेनिक शॉप से अपना आईपैड लेकर शॉप के बाहर आ रहा होता है और तब सामने बार के बाहर बिल के आदमी उसका वेट कर रहे होते हैं। और बिल उससे कहता है मुझे तुम्हारी बुक और तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम उसको देने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हें खत्म करके सिर्फ उस बुक को ले लूंगा। और तब एली उससे पूछता है तुम्हें वो बुक क्यों चाहिए। और बिल उससे कहता है कि मैं बचपन से उस बुक को पढ़कर बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे उस बुक की पावर के बारे में काफी पता है। और इस बुक के पावर को समझकर ही वॉर खत्म होते होते एनिमीज ने उसकी सारी कॉपियां जला दी थी। बचपन से इस बुक को पढ़ने से इसमें लिखी हुई कुछ बातों को याद रखकर ही मैं इस टाउन में डिसिप्लिन और कल्चर को कायम रख सका हूँ। अगर वो बुक मुझे मिलती है तो मैं इस वर्ड को एक स्पेशल तरीके से रिक्रिएट कर सकता हूँ। और इन दोनों के बीच चल रही इस आर्गुमेंट को पूरा टाउन देख रहा होता है। बिल भी एली से पेशेंटली बात करता है और कहता है कि वो छिपा कर रखने वाली बुक नहीं है, बल्कि इससे हम पूरी दुनिया को दोबारा बना सकते हैं। और तुम क्यों उस बुक को नहीं देना चाहते? क्या तुम चाहते नहीं हो कि ये दुनिया पहले की तरह बने? तब एली कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ और ऐसा करने के लिए ही मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मुझे इस बुक को सही इंसानों तक पहुँचाना है और ये वो जगह नहीं है। और फिर ये कहकर वो वेस्ट डायरेक्शन में चलने लगता है और बिल रेडरेज से एली को शूट करने को कहता है और वो भी खुशी से उसको शूट करता है, लेकिन वो बुलेट उसकी नाइफ पर लगती है और एली बच जाता है। फिर एली 1 मिनट के लिए वहीं पर रुक जाता है और सभी लोग शॉक होकर देखते हैं कि इसे क्या हुआ है। फिर एली एकदम आगे बढ़ता है, तब बिल का आदमी फिर उस पर गोली चलाता है और एली मुड़कर अपनी बंदूक से वहाँ पर खड़े सारे गुंडों को शूट करने लगता है और बदले में वो भी इसको शूट करते हैं। अब एली एक कार के पीछे छिपकर शूट कर रहा होता है, तब बिल के पैर पर गोली लग जाती है और वो गिरकर दर्द में तड़प रहा होता है। फिर उसके आदमी उसको उठाकर अंदर लेकर जाते हैं। अब कुछ देर बाद जब माहौल शांत हो जाता है तो एली वहाँ से बाहर आता है, लेकिन वहाँ रेडरिज एली के लिए वेट कर रहा होता है और वो अपनी गन को एली पर एम करता है, लेकिन एली बिना डरे उसके सामने खड़ा रहता है और उसे एक बुक के लिए एली को मारना सही नहीं लगता। फिर एली उसको शुक्रिया करने की तरह देखता है और मुड़कर वो वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगता है और उस टाउन के सभी लोग उसको सरप्राइजिंगली देखते ही रहते हैं। वो अब उस टाउन के बाहर आ चुका है और तब उसके पीछे किसी की भागने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बिना मुड़े वो समझ लेता है कि वो सोलारा है और उसको कहता है कि मेरे पीछे कोई मत आना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है लेकिन तुम्हारे साथ मैं सेफ रहूंगी और ऐसे मेरी माँ ने मुझको कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। लेकिन एली उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता और वो आगे चलता ही रहता है। तब वो कहती है कि मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगी जहाँ से हम पानी लेकर आते हैं और ये सुनकर एली वहाँ खड़ा हो जाता है। फिर सोलारा उस पानी मिलने वाली जगह पर जाती है और वहाँ के एक दरवाजे को खोलकर वो एक सीक्रेट प्लेस में चले जाते हैं और वहाँ जाते ही पानी को देखकर एली बहुत ही खुश होता है। तब सोलारा कहती है कि पानी मिलने वाली इस जगह के बारे में सिर्फ बिल ही जानता है और इसका पता करने वाले लोगों को सभी को मार डालता है और वो इस तरह को टाउन को सिविलाइज करके वहाँ पर भी रूल करना चाहता है। अब क्योंकि उसके पास पानी और शराब है तो सभी लोग उसके अंडर में काम करते हैं और एली अपनी वाटर बोतल्स में पानी भर लेता है। फिर दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। तब एली कहता है कि मेरा चश्मा कहीं खो गया है और सोलारा कहती है कि मैं देख कर आती हूँ और ये कहकर अंदर चली जाती है और तब एली उसको बाहर से बंद कर देता है। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर एली कहता है कि अब हम जिस रास्ते से जाने वाले हैं वो आसान रास्ता नहीं है और वो बहुत ही डेंजरस है, तुम यहीं पर सेफली रहो, वहाँ जाना तुम्हारे लिए बहुत ही खतरा है। मुझे भी तुम पसंद हो लेकिन मेरे साथ आने से तुमको मुश्किल हो सकती है। अब ये कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ बिल को गोली लगने से उस पर उसके लोग मरहम पट्टी कर रहे होते हैं और उसको बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो उसके आदमियों को पूछता है कि हमारे आदमियों में से कोई एली का पीछा करते हुए गया है क्या? तब रेडरिज कहता है कि आखिरकार एक बुक के लिए इतना सब कुछ क्यों, हम अपनी जान रिस्क में क्यों डालें? अब ये सुनकर बिल गुस्से में कहता है कि वो कोई नॉर्मल बुक नहीं है, इस वर्ल्ड को सही रास्ते में ले जाने की पावर उसी बुक में है। इस टाउन की जैसे और भी कई सिविलाइजेशन करके उन्हें रूल करने के लिए हमें उस बुक की जरूरत है। और तब रेडरिज कहता है कि मैं आपको बुक दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे सोलारा चाहिए और इस तरह वो उससे डील करता है। अब बिल से शौक होकर पूछता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम उससे डील करो? तब वो कहता है कि ऑलरेडी हमारे बहुत आदमी मर चुके हैं, इसीलिए अब मैं जो कह रहा हूँ उसे आपको मानना ही पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि वो बुक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर आप डील के लिए ओके कहते हो तो बुक आपकी और सोलारा मेरी, ये कहकर वो डील करता है। और अब कोई रास्ता न होने से बिल उसके लिए राजी हो जाता है। फिर बिल और उसके आदमी एली को ढूंढते हुए 3 ट्रक्स लेकर और एक कार लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ सोलारा एली को ढूंढते हुए चल रही होती है। रास्ते में कई सीमेंट के पाइप्स पड़े होते हैं और वहाँ से कोई लेडी हेल्प हेल्प करके चिल्ला रही होती है।
अब उसकी आवाज को सुनकर सोलारा उसकी तरफ जाती है। तब वहाँ पहले वाले सीन में दिखाई हुई ब्लाइंड लेडी उस ट्रॉली के पास लेटी होती है और सोलारा भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और वो लेडी कहती है कि मुझे हेल्प के लिए एक आदमी की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तब सोलारा उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचाकर यहाँ से ले जाती हूँ और वो लेडी तुरंत अपना चश्मा निकालकर उसे कहती है कि देखो मैं अंधी नहीं हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। और ये कहकर वो अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहती है कि वहाँ कोई खतरा है। लेकिन सोलारा इस बात को समझे इससे पहले ही वहाँ दो लोग आकर उसे उठाकर सीमेंट की पाइप में लेके जाते हैं और बहुत ही मारने लगते हैं। अब सोलारा भी बचकर बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उनमें से एक आदमी अचानक मरकर उसके ऊपर गिर जाता है और वहाँ हो क्या रहा है ये सोचते हुए दूसरा आदमी बाहर आकर देखता है। तब उसके गले में एक एरो लगती है और वो भी मर जाता है। और तब देखते हैं कि उसके सामने एली खड़ा है और वो सोलारा को बचाकर वहाँ से लेने आया है। फिर वो दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और फिर चलते समय एक जगह पर एली अचानक रुक जाता है और उसका ध्यान किसी और चीज पर जाता है। सोलारा को कुछ समझ में नहीं आता और उसको पूछती है क्या बात है। तब वो कहता है क्या तुमको उसकी स्मेल नहीं आ रही है। और ये कहकर वो आसमान में सीधे अपने एरो को छोड़ता है और आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी उससे घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब सोलारा उसे पूछती है ये कौन सी बर्ड है और तुमने इसको क्यों मारा। तब एली कहता है कि हमारे लिए आज का डिनर यही है और ये कहकर वो उस बर्ड को उठाकर बैग में रख लेता है। उसी समय बिल और उसके आदमी एली को ढूंढते हुए सीमेंट पाइप्स की जगह पर पहुंच जाते हैं और तब वहाँ दो लोगों को एरो लगकर मरा हुआ देखते हैं। बिल कहता है कि जरूर एली ने इन्हें मारा है, शायद किसी चीज को बचाने के लिए उसने इनको मारा है और ऐसा लगता है कि ये दोनों कुछ समय पहले ही मरे हैं। इसका मतलब एली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा और हम सही रास्ते में जा रहे हैं। तब रेडरिच जमीन पर सोलारा के स्कार्फ को देखता है और वो समझ लेता है कि एली ने ही सोलारा को बचाने के लिए उनको मारा है। और फिर बिल कहता है कि अब अंधेरा हो गया है और वो चल चलकर थक गए होंगे और कहीं सो भी गए होंगे और अब हम उनको नहीं ढूंढ सकते, इसीलिए हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। अब उस रात एली और सोलारा कहीं स्टे करते हैं और एली बैठकर उस बुक को पढ़ रहा होता है और उसको देखकर सोलारा को उस बुक को देखने की बड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो उससे पूछती है क्या तुम इस बुक को रोज पढ़ते हो। और एली कहता है हाँ मैं डेली इस बुक को पढ़ता हूँ और बिना मिस किए पढ़ता हूँ। और वो पूछती है कि इस बुक में ऐसा है क्या जो तुम डेली पढ़ते रहते हो, क्या तुम मुझे उस बुक से कुछ पढ़कर सुना सकते हो। अब एली इस बुक में से कुछ भाग उसको पढ़कर सुनाता है और उसको सुनने के बाद सोलारा बड़ा ही रिफ्रेश फील करती है और वो कहती है कि अगर ये बुक इतनी पावरफुल है तो इस बुक की सिर्फ एक कॉपी क्यों बची हुई है। एली कहता है कि हाँ सिर्फ एक ही कॉपी बची है। अटैक के समय सभी बाइबल्स को ढूंढ रहे थे और सभी ने ढूंढ ढूंढ कर इसको निकाल दिया और सभी को जला दिया और अब सिर्फ एक ही बुक बची है और वो मेरे पास है। और वो पूछती है लेकिन ये बुक तुम्हें मिली कैसे। इस पर एली उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है। असल में बात यह है कि एक दिन आसमान से छेद पड़ने से सनलाइट डायरेक्ट धरती पर आ गई थी और इसके कारण सभी लोग उसकी तेज हीट से जलकर मर गए थे और सिर्फ वही लोग बचे थे जो मेरी तरह एक अंधेरी जगह पर बैठकर छिपे हुए थे। फिर एक साल तक मैं क्या करूं और क्या ना करूं ये सोचकर यहाँ वहाँ भटकता रहा और तब मेरे अंदर की आवाज ने मुझसे ये कहा था और मुझे पता है तुम ये बात बिलीव नहीं करोगी लेकिन ये सच है। और उस आवाज ने ही मुझे सही रास्ता दिखाकर इस बुक तक मुझे पहुंचाया था। इस बुक को किसी ने एक जगह पर गाड़ रखा था और उसी आवाज ने मुझसे इस बुक को लेकर वेस्ट डायरेक्शन में जाने को कहा और तब से मैं वेस्ट डायरेक्शन में चला जा रहा हूँ, लेकिन अब तक मैं उस जगह तक नहीं पहुँच पाया हूँ। और ये सभी बातें सुनकर सोलारा बड़ी सरप्राइज हो जाती है और वो अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन उसे इतना पता होता है कि एली से रिक्वेस्ट करने पर भी वो इस बुक को दिखाने से साफ मना कर देगा। फिर वही सोचकर वो बेचारी सो जाती है और थोड़ी देर बाद वो जाकर देखती है तब एली अपने बैग के पास में ही गहरी नींद में सो रहा होता है। फिर वो धीरे से उसके पास जाकर उसका बैग ओपन करती है और देखती है कि उस बुक में एली का नाम लिखा हुआ है। वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन तब तक एली उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं उस बुक को बस एक बार देखना चाहती हूँ और तब एली उसको हार्श टोन में कहता है कि इस बुक को मेरे सिवा और कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। अब अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर बातें करते हुए चलने लगते हैं। तब कुछ दूरी पर एक घर नजर आता है और वहां जाने पर उनको पानी मिल सकता है। ये सोचकर दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं और बाहर एक गन के साथ खड़े होकर उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तब वो डोर अचानक खुलता है और दोनों जाकर एक खड्डे में गिर जाते हैं। तब एक ओल्ड कपल आकर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तब एली कहता है कि हम कोई डेंजरस इंसान नहीं है बल्कि हम सीधे साधे और साफ इंसान हैं। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे और हमने सोचा कि यहाँ पानी मिल जाएगा इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। अब हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे और प्लीज हमें जाने दीजिए। और वो इनकी सिचुएशन को समझ लेता है और उनको घर के अंदर बुलाकर कॉफी देता है और कॉफी देते समय उस ओल्ड लेडी के हाथ कुछ ज्यादा कांप रहे होते हैं और फिर वो उसको घर की बैक साइड में जाकर दिखाता है। तब बूढ़े कपल के हाथ कांप रहे होते हैं और इसे नोटिस करने पर एली सोलारा से कहता है कि ये लोग कैनिबल्स हैं और इंसानों के फ्लैश को खाते हैं और हमें भी मारकर खाने के इरादे से ही इन्होंने हमको घर के अंदर बुलाया होगा। और फिर वो दोनों उस कपल को गन दिखाकर धमकी देते हुए उस घर से बाहर निकल जाते हैं।
लेकिन बाहर निकलते ही उनके लिए अगली मुसीबत वेट कर रही होती है। वहाँ बिल और उसकी गैंग बाहर खड़ी है और तभी तुरंत वो उस घर के अंदर भागकर डोर को लॉक कर देते हैं। और तब बाहर से बिल लाउड स्पीकर में कहता है कि हमें पता है कि तुम दोनों इस घर के अंदर हो, तुम अपनी बुक को सुलारा के हाथों देखकर उसे बाहर भेज दो। बाहर बड़े वेपन्स के साथ बिल का ग्रुप वेट कर रहा होता है। तब ऊपर से कोई पैकेज उनके पास आकर गिरता है और रेडरिच ओपन करके देखता है तो उसमें एक बॉम्ब होता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही सब वहाँ से भागकर छिप जाते हैं। तब उनकी कार्स में से एक कार ब्लास्ट हो जाती है। फिर दोनों ग्रुप के बीच जबरदस्त फाइटिंग होती है और उस फाइट में ओल्ड लेडी मर जाती है। अब इससे उसका हस्बैंड गुस्से में आकर कुछ लोगों को शूट कर देता है, लेकिन कुछ देर में उसको भी गोली लग जाती है और वो भी बेचारा मर जाता है। अब वो घर धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है और बिल भी इसी नजारे को देखकर मजे ले रहा होता है। फिर वो गुंडे घर के अंदर आकर एली और सुलारा को बाहर लेकर आते हैं और वो एली से पूछते हैं कि वो बुक कहाँ है, लेकिन एली कोई जवाब दिए बिना चुप रहता है। वो उसके बैग में खोज कर देखते हैं लेकिन उसमें कोई बुक नहीं होती। बिल उसको गन दिखाकर पूछता है, तब भी एली शांति रहता है। फिर चालाकी से एक प्लान को बनाकर बिल सुलारा की गर्दन में गन को पॉइंट करके उसको धमकी देता है कि अगर तुम सच नहीं कहोगे तो मैं इसको यहीं पर खत्म कर दूंगा। अब एली के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो कहता है कि उसने उस बुक को टीवी के पीछे छिपा कर रखा है। और फिर रेडरिच तुरंत अंदर जाकर उस बुक को लेकर आता है और बिल को दे देता है। और उस बुक को देखकर बिल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। 30 साल से वो जिस बुक का इंतजार कर रहा था आखिरकार उसको मिली गई है और इसी खुशी में वो एली को शूट कर देता है और उसको देखकर सुलारा जोर से चिल्लाकर रोने लगती है बेचारी। फिर एली भी हिम्मत रखकर एक छोटी नाइफ को निकालकर खड़ा होता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। फिर वो सुलारा को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बिल एक ट्रक में जा रहा होता है और आगे की कार में रेडरिच और सुलारा बैठे हुए होते हैं। तब रेडरिच एली से ले भी उसकी फेवरेट नाइफ को देखता रहता है और उसे डैशबोर्ड में रख लेता है। उसे सुलारा मिल गई है, इससे बहुत ही खुश होता है, लेकिन सुलारा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो एक रस्सी निकालकर ड्राइवर का गला घोंट देती है और इससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे पलट जाती है और उस एक्सीडेंट में ड्राइवर मर जाता है। फिर सुलारा कार में से एक बॉम्ब लेकर रोड के बीच में आकर खड़ी जाती है और सामने से बिल का ट्रक आ रहा होता है। तब सुलारा उस बॉम्ब को ट्रक की तरफ फेंक देती है, लेकिन ड्राइवर बड़ा ही चालाक होता है। वो ट्रक को दूसरी ओर घुमा लेता है और उसके पीछे आने वाले ट्रक पर बॉम्ब गिर जाता है और फट जाता है। फिर सुलारा जाकर उस कार को स्टार्ट करती है। तब रेडरिच के सीने में नाइफ लग जाती है और वो तड़प रहा होता है और गाड़ी स्टार्ट करने पर वो सुलारा का हाथ पकड़कर उसको रोकता है और फिर उस नाइफ को निकालकर कार से बाहर उतारता है। फिर वो रोड पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने सनग्लासेस को निकालकर सूरज को देखकर अब तक की भी गलतियों की माफी मांगता है और वहीं गिरकर मर जाता है। फिर बिल उसकी मौत को देखकर बहुत ही अपसेट होता है। फिर सुलारा उस कार को चलाकर एली को शूट की भी जगह पर वापस जाती है। अब बिल का ड्राइवर उसे पूछता है कि इस गाड़ी में कम पेट्रोल बचा हुआ है, तो अब सुलारा को फॉलो करना है या फिर टाउन में लौटना है। तब बिल उसको कहता है कि टाउन में लौटते हैं और वो टाउन की तरफ जाने लगते हैं। सुलारा कार चलाकर उस घर के बाहर आकर देखती है कि वहाँ एली नहीं होता। फिर वो कार को वेस्ट डायरेक्शन में चलाने लगती है और तब एली रोड पर चल रहा होता है और फिर सुलारा गाड़ी को रोककर उसे भी कार में बैठकर दोनों वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ बिल टाउन में लौट रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो खुद की एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस बुक को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बुक में लॉक होता है, इसलिए वो उस समय बुक को ओपन नहीं कर पाता। फिर यहाँ कार में जाते समय एली सुलारा से पूछता है कि क्या तुमको स्मेल आ रही है। सुलारा पूछती है कि कैसी स्मेल, और वो कहता है कि यहाँ की हवा में नमक की स्मेल है। लगता है हम उस जगह के बहुत करीब आ गए हैं, यानी अब हम समुद्र के पास हैं और वेस्ट के रास्ते के एंड तक पहुंच गए हैं। सुलारा कार को समुद्र के ऊपर एक ब्रिज के एंड में रोकती है। फिर वो बाहर आकर उस समुद्र को देखते हैं। उस समुद्र के किनारे कुछ देर तक चलते हुए और फिर नीचे जाकर उस समुद्र के किनारे कुछ देर तक चलते हैं और फिर एक बोट में बैठकर वेस्टर्न साइड में होने वाले एक आइलैंड में जाते हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद एली उस बोट को रो नहीं कर पाता क्योंकि उस पर बुलेट लगी हुई है और उसका शरीर धीरे धीरे वीक होने लगता है। फिर सुलारा उस बोट को चलाने लगती है और आइलैंड के करीब आने पर उस आइलैंड का कोई आदमी उनकी तरफ गन को पॉइंट करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तब एली उनसे कहता है कि मेरा नाम एली है और मेरे पास बाइबल की आखिरी कॉपी है। अब यहाँ बिल अपने घर में पहुंच जाता है और उस मैकेनिक शॉप वाले मैकेनिक को बुलाकर उस बुक के लॉक को खुलवाने को कहता है और मैकेनिक भी बड़ी मेहनत से उस लॉक को ओपन करता है। यहाँ एली और सुलारा को सेफ आइलैंड में एक बड़े आयरन गेट को खोलकर अंदर ले जाते हैं। उस आइलैंड में एक ओल्ड मैन रहता है जिसने वर्ल्ड को रिक्रिएट करने में मदद करने वाली सभी बुक्स और कई सारी पुरानी चीजों को रखा होता है और उन्हें देखकर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ काफी सारी बुक्स हैं और शेक्सपियर की नॉवेल्स भी हैं, लेकिन हमें अभी तक बाइबल का इंतजार था और आखिरकार वो मिली गई है। अच्छा हुआ कि तुम उसको लेकर यहाँ आ गए हो। उसी समय यहाँ बिल इस बाइबल को ओपन करके हुए देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि वो बुक में लिखे हुए अक्षर किसी भी लैंग्वेज में नहीं होते बल्कि वो ब्लाइंड लेटर्स यानी कि ब्रेल स्क्रिप्ट में होता है।
और तब पता चलता है कि असल में एली भी ब्लाइंड है। फिर बिल को आगे क्या करना है ये समझ में बिल्कुल नहीं आता और बेचारा कंफ्यूज रहता है। और तब उसे क्लाउडिया याद आती है और क्लाउडिया के ब्लाइंड होने के कारण वो उसको बुलाकर उस बुक को पढ़ने को कहता है। जब क्लाउडिया उस बुक को हाथ लगाती है तो उसका चेहरा एकदम से ब्राइट हो जाता है और वो खजाने को पाने जैसा महसूस करके बहुत ही खुश होती है। तब बिल उस बुक को पढ़ने के लिए कहता है और वो इस सिचुएशन को समझते हुए इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है कि बहुत सालों से उसने कुछ पढ़ा नहीं है इसलिए वो उसको पढ़ नहीं पा रही है। फिर बिल उससे काफी रिक्वेस्ट करता है। तब क्लाउडिया उसके पास आकर कहती है कि एक बुक को पढ़ने के लिए तुम्हें जो नहीं करना था वो सारी गलतियां तुम कर चुके हो, इसलिए तुम्हारी इस बुक को पढ़ने की कोई औकात भी नहीं है। मेरी बेटी अब मेरे साथ नहीं है इसलिए मुझे अब तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। और ये कहकर वो उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बिल अपने पढ़ने के टैलेंट को प्राइड समझकर काफी लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था और एक दिन बड़े शहर को क्रिएट करने का सपना देख रहा था, लेकिन उसकी गलत इंटेंशन के कारण उसका पूरा किंगडम बर्बाद हो जाता है। और यहाँ आइलैंड में ओल्ड मैन एली से उस बुक को दिखाने के लिए कहता है। तब एली कहता है कि वो बुक ही नहीं है, मैं ही वो बुक हूँ। इतने दिनों से उस बुक को पढ़ कर उसमें लिखी हुई सारी बातें मेरे दिमाग में कैद हैं और मुझे गोली लगने से मैं धीरे धीरे वीक हो रहा हूँ, इसलिए मैं अब जो भी कहूँगा उसको आप लिख लीजिए। और वो भी लिखना शुरू कर देते हैं। फिर एली को शेव करके एक सफेद ड्रेस पहनाते हैं और वो उस कंडीशन में भी उस बुक को सुना रहा होता है और वो सभी बातें लिख रहे होते हैं। अब बुक लिखकर खत्म होने पर बेचारा एली मर जाता है। फिर एली को उस आइलैंड में एक जगह पर दफना देते हैं। फिर सोलारा को दिखाते हैं, वो उसकी समाधि को टच करके प्रेयर करती है। तब ओल्ड मैन उसको आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रुक जाती, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। तब सोलारा कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उसको निभाने के लिए मुझे अपने घर जाना पड़ेगा। और फिर वो एली का बैग पहनती है और एली के सनग्लासेस को पहनकर कानों में हेडफोन्स लगाकर एली के आईपैड ले लेती है। फिर वो सूरज को देखकर ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगती है। और इसी के साथ दोस्तों ये बहुत ही सुंदर मूवी खत्म होती है। दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एली ब्लाइंड होता है। जब सूरज की रोशनी से पूरी दुनिया जलने लगती है तब एली ने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया था। अब आप लोगों के मन में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे ब्लाइंड होने के बावजूद उसने फाइटिंग कैसे करी और सही एम रखकर कैसे शूट किया था। और काफी सारे डाउट्स आपके मन में आए होंगे, जरूर आए होंगे। आप इस वीडियो को फिर से देखिए और हर एक सीन को गौर से देखिए। ये पता चलता है कि एली हमेशा किसी आवाज या किसी स्मेल से सभी को आइडेंटिफाई करता है। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, ब्लाइंड होने के बावजूद एली वेस्ट डायरेक्शन को कैसे पहचान सकता है और वो कैसे वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा था? इस सवाल का जवाब जाते जाते तुरंत कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा सवाल, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा लेकिन एक फन के लिए पूछता हूँ, अगर इस तरह दुनिया में कोई आफत आने से पूरी दुनिया नष्ट हो गई और अगर यहाँ सिर्फ कुछ लोग ही बचे हैं और बिना कोई डिसिप्लिन या कल्चर के जी रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसको यूज करने से हम दुनिया को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, बिल्कुल खुले में है कमेंट। मूवी की शुरुआत 2014 में होती है। ग्लोबल वार्मिंग पीक पर है और क्लाइमेट चेंज ह्यूमन लाइफ को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। आम जनता साइंटिस्ट पर निर्भर है कि वो दुनिया को बचाए, लेकिन साइंटिस्ट भी रिसोर्स की कमी के रेट को देखकर बड़े पैनिक हो रहे हैं। और जब ह्यूमंस खत्म होने के बस एक कदम दूर पर हैं, तब एक मैजिकल कूलेंट CW7 डिस्कवर किया जाता है। CW7 की एटमॉस्फेयर में करेक्ट अमाउंट के साथ ये बोला जा रहा होता है कि वर्ल्ड वापस अपनी नेचुरल फॉर्म में चला जाएगा। कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना 79 कंट्रीज की अथॉरिटीज मिलकर CW7 की अमाउंट एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का डिसाइड करती हैं। अब प्रोग्राम शुरू किया जाता है और सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि किसी ने भी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं देखे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की जगह CW7 ने एटमॉस्फेयर को कुछ ज्यादा ही ठंडा कर दिया है। इतना ठंडा कर दिया है कि पूरी दुनिया जम गई है और अर्थ वापस आइस एज में चला गया है। एक वीक में ऑलमोस्ट सभी इंसान ठंड से मर जाते हैं। फिर एक ट्रेन को दिखाते हैं जिसका नाम स्नोपीसर है। उसको रेलवे स्पेशलिस्ट विलफॉर्ड ने बनाया है। उस ट्रेन में ट्रेवल करके ह्यूमन पॉपुलेशन का कुछ छोटा सा हिस्सा बच जाता है। ये ट्रेन एक परपेचुअल मोशन इंजन से काम करती है, जो कि मुश्किल से मुश्किल टेम्परेचर में भी काम कर सकता है। वो ट्रेन कभी भी नहीं रुकती है। अब साल के 365 दिन के सभी 24 घंटे तक कंटिन्यूसली चलती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेन का हीटिंग सिस्टम तभी चलेगा जब तक ट्रेन चलती रहेगी, वरना ट्रेन ठंड से जम जाएगी। ट्रेन का रेलवे ट्रैक अलग अलग कंट्री से गुजरता है, क्योंकि ट्रैक को दुनिया के सभी ट्रैक्स को ज्वाइन करके बनाया गया है। ट्रेन को ट्रैक का पूरा चक्कर लगाने में एग्जैक्टली 1 साल लग जाता है और इसकी हेल्प से ही लोग टाइम को मेजर करते हैं। फिर 17 सालों बाद 2031 में अभी भी ट्रेन चल रही है और वो कभी एक बार भी नहीं रुकी है। अब अंदर के लोगों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सभी ह्यूमंस का लीडर ट्रेन का क्रिएटर विलफोर्ड है। कहा जाता है कि वो इंजन स्टोरेज के ऊपर रहता है और उसके पास अपने लिए पूरा एक रूम है। उसके बाद आते हैं सभी इलाइट्स, जो कि पूरी पॉपुलेशन का बस 1% है। वो ट्रेन के आगे वाले कंपार्टमेंट में रहते हैं और उनको लाइफ की सभी लग्जरी चीजें एंजॉय करने को मिलती हैं, जैसे कि बार्स, महंगे रेस्टोरेंट, सलून्स, हॉस्पिटल्स और यहाँ तक कि बच्चों के लिए स्कूल भी।
अब सेकंड कैटेगरी मिडिल कंपार्टमेंट वालों की है, जिसमें सभी लेबरर्स हैं जो कि फर्स्ट क्लास के लोगों के लिए काम करते हैं। अब इनको कोई फर्स्ट क्लास की तरह ज्यादा सर्विस नहीं मिलती, लेकिन इनको मेहनत करके फर्स्ट क्लास में आने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर लास्ट में बिना विंडोज और छोटे अपार्टमेंट में रहने वाले फ्री लोडर्स की पॉपुलेशन है, जिनके साथ जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इनको कोई भी सर्विस नहीं दी जाती, इनको बस कभी किसी खास अवसर पर ग्लूटेन पास दी जाती है। अब ग्रुप सर्वाइव करने के लिए खुद को याद दिलाता रहता है कि एटलीस्ट वो जिंदा तो है, लेकिन उनके पास तो सूरज की रोशनी देखने का भी हक नहीं है। खाने के लिए ट्रेन के अंदर एक ग्रीन हाउस है जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए काफी खाना ग्रो कर लेता है। बात पानी की करें तो पानी आइस को मेल्ट करके ट्रेन के फ्रंट में बनाया जाता है। एक दोपहर 2 गार्ड्स खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लास्ट कंपार्टमेंट में जाते हैं। हमेशा की तरह खाने में वही जेली की तरह एक चीज होती है जिसको प्रोटीन बार बोला जाता है। अब की बार गार्ड्स पूछते हैं कि क्या इस कंपार्टमेंट में कोई वायलेंट प्ले करने वाला है। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए उसकी जरूरत है। एक ओल्ड कपल एज आगे आता है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ही गार्ड के साथ जा सकता है। जब कपल एक दूसरे के बिना जाने से मना कर देते हैं तो गार्ड बूढ़ी औरत को धक्का मार के उसके बूढ़े हस्बैंड को अपने साथ जबरदस्ती लेके जाते हैं। अब दिखाते हैं कि फ्री लोडर्स के लीडर 2 जवान हैं जिनका नाम है कर्टिस और एडगर। वो अपनी कम्युनिटी के लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं ला पाए हैं। रोज उनको एक कैप्सूल के साथ एक मैसेज मिलता है जो कि किसी भी प्रोटीन बार के अंदर हो सकता है। मैसेज में ट्रेन के ब्लूप्रिंट से लेकर मोटिवेटिंग कोट्स होते हैं। अब की बार मैसेज में ट्रेन के डिजाइनर नम का नाम आया है। अभी उसको प्रिजन कंपार्टमेंट में कैद करके रखा गया है और किसी को नहीं पता कि वो कैप्सूल मैसेज कौन भेजता है। पिछले 17 सालों में फ्री लोडर्स ने 2 बार आंदोलन किए हैं। वो दोनों बार फेल हो जाते हैं और इस वजह से काफी लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन उनका अपने हक को पाने के लिए हौसला नहीं टूटता। कर्टिस और एडगर हमेशा ही अपने नेक्स्ट मूव्स के लिए प्लान करते रहते हैं और लोगों को उनका साथ देने के लिए एनकरेज करते हैं। फिर दिखाते हैं कि फ्री लोडर्स में एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम गिलियम है। उसके पास एक हाथ और एक पैर नहीं है, पर वो इस क्लास के लोगों की सिचुएशन को बदलने के लिए डिटरमाइंड है। वो ग्रुप का एक ऐसा इंसान है जो कि पूरे ग्रुप के लोगों को एक साथ में रखता है। फिर कर्टिस गिलियम को नए मैसेज को दिखाने के लिए आता है। उनको लगता है कि कोई चाहता है कि कर्टिस ट्रेन के डिजाइनर नम से मिले। जब वो बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और सभी बच्चों की हाइट नापना शुरू करते हैं। फिर आखिर में वो 2 बच्चों टिमी और एंडी को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। टिमी की माँ रोकर उसको न जाने के लिए भीख मांग रही होती है, लेकिन गार्ड्स उसको धक्का मारकर साइड कर देते हैं। एक आदमी एंड्रयू अपना शू गार्ड्स पर मारता है और गार्ड्स गुस्सा हो जाते हैं। फिर हमारा इंट्रोडक्शन एक औरत जिसका नाम मिस्टर मैनसन है उससे कराया जाता है। वो ट्रेन पर शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने की इंचार्ज है और वो फर्स्ट क्लास के एक ऐसे इंसान है जिसको फ्री लोडर्स ने देखा है। फिर पनिशमेंट के लिए मैनसन एंड्रयू के हाथों को ट्रेन से बाहर 7 मिनट के रखवाती है और जब उसके हाथ अंदर आते हैं उसके हाथ पूरी तरह से जम जाते हैं। फिर गार्ड्स उसके हाथों को हैमर से काट देते हैं और उसको वहीं खून निकलता है और दर्द में उसको वहीं छोड़ देते हैं। मैनसन फ्री लोडर्स को बताती है कि ये उनके लिए एक लेसन है, क्योंकि वो शूज की तरह हैं और उनका काम बस पैरों के नीचे रहना है। जब चीजें थोड़ी शांत होती हैं सभी फ्री लोडर्स गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब उनके साथ ऐसा जानवरों की तरह बिहेव किया जा रहा हो, लेकिन इस बार वो इस अन्याय से तंग हो गए हैं। फिर वो उस पूरी रात को गार्ड्स पर अटैक करने का प्लान करते हैं। अफवाहें भी फैली हुई हैं कि लास्ट प्रोटेस्ट के बाद से गार्ड के पास ब्लड खत्म हो गई है और वो सिर्फ खाली गन लिए घूमते हैं। कर्टिस इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी ले लेता है। अगले दिन कंपार्टमेंट के दरवाजे खुलते हैं और खाने लाने वाला आदमी अंदर आता है। कर्टिस उसके पास जाकर गन को पकड़कर शूट करने को बोलता है और जैसा कि उन्हें पता है कि गन खाली है वैसा ही होता है और गन में बुलेट्स नहीं होती और ये बाकी लोगों को अटैक करने का साइन है। अब उनका प्लान काम कर जाता है और वो प्रिजन सेक्शन में घुस जाते हैं। यहाँ कर्टिस को डिजाइनर नम मिलता है जिसका नाम लास्ट मैसेज में लिखा हुआ था। नम और उसकी बेटी क्रोनोल के एडिक्ट्स हैं। अब नम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तभी मानेगा जब उसको कर्नोल की अच्छी अमाउंट दी जाएगी। फिर कर्टिस शर्त को मान जाता है और उसका फ्री लोडर्स के ग्रुप में स्वागत करता है। अपने स्किल्स का यूज करके नम अगले कंपार्टमेंट का डोर खोल देता है जिसमें विंडोज भी हैं। ग्रुप को बिल्कुल विश्वास नहीं होता जब वो उस कंपार्टमेंट की ब्राइटनेस को देखते हैं, क्योंकि पिछले 17 सालों के बाद उनको सनलाइट देखने का मौका मिला है। इसके बाद वो एक किचन एरिया में पहुंचते हैं जो कि स्पेशली पुअर क्लास के लोगों के लिए बनाया गया है। वो लोग डर जाते हैं जब उनको पता चलता है कि जो प्रोटीन बार्स वो खा रहे हैं वो कॉकरोचेस के बने हुए हैं। कुछ और कंपार्टमेंट्स के बाद वो वाटर बनने वाले डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। गिलियम सजेस्ट करता है कि उनको वाटर फिल्ट्रेट को अपने कब्जे में ले जाना चाहिए ताकि वो गार्ड्स के साथ नेगोशिएशन कर सकें और इस तरह पाने के बदले वो बराबर के हक की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन वो सरप्राइज हो जाते हैं जब वो अगले कंपार्टमेंट का डोर खोलते हैं और वहाँ बहुत सारे गार्ड्स को कुल्हाड़ियों के साथ देखते हैं। एक फाइट होती है जिसमें दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अब लड़ाई के दौरान नम को विंडो से एक जगह दिखाई देती है जो कि लास्ट ईयर बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी। इसका मतलब यह है कि बाहर की आइस कुछ हद तक मेल्ट
हो रही है और ह्यूमंस वापस बाहर जमीन पर जी पाएंगे। सडनली मैंसन गार्ड को 70% फ्री लोडर्स को मारने के लिए ऑर्डर्स देती है और तभी ट्रेन एक टनल से गुजरती है, जिसकी वजह से गार्ड्स के लिए फायदा हो जाता है क्योंकि उनके पास नाइट विजन गॉगल्स हैं जिनसे वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। कर्टिस के बहुत से लोग लड़ाई में मारे जाते हैं, लेकिन आखिर में क्रील मिनिस्टर को पकड़ लिया जाता है और उसको डराया जाता है। इसलिए मैंसन गार्ड्स को रुकने का ऑर्डर देती है। फ्री लोडर्स मैंसन को मारना चाहते हैं, लेकिन उनको गार्ड्स को यूज करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। जब उससे कल अपने साथ ले जाने वाले बच्चों के बारे में पूछा जाता है तो वो बताती है कि बच्चे ट्रेन के कैप्टन विलफोर्ड के साथ हैं। उसको नहीं पता कि वो बच्चों के साथ क्या करता है, लेकिन उसको पता है कि वो बहुत बच्चों को अपने पास बुलाता है। मैंसन प्रॉमिस करते हुए बोलती है कि अगर वो उसकी जान छोड़ देंगे तो वो उनको विलफोर्ड की कंपार्टमेंट तक ले जाएगी। फिर कर्टिस भी मान जाता है, लेकिन थोड़े ही लोग मैंसन को ज्वाइन करने के लिए मानते हैं और कर्टिस उनको लीड करता है। बाकी बचे हुए फ्री लोडर्स अपनी सेफ्टी के लिए वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। अब जाने से पहले एंड्रयू ग्रुप का एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करता है जिसमें मैंसन भी है और उसके सर पर शू रखा हुआ है। ये मैंसन के लिए एक रिवेंज के थप्पड़ की तरह है जब उसने फ्री लोडर्स को शू से कंपेयर किया था। इसके बाद वो फर्स्ट क्लास लॉन्च में जाते हैं जहां एक्वेरियम, ग्रीन हाउस, फ्रेश फ्रूट्स के साथ है और एक सुशी स्टेशन भी है। मैंसन उनको सुशी खाने के लिए बैठने को बोलती है और उनकी अच्छी सर्विस होने का दावा करती है, लेकिन जब सभी फ्रेश फिश खा रहे होते हैं मैंसन को जबरदस्ती प्रोटीन बार खिलाया जाता है। अगला कंपार्टमेंट बच्चों के लिए स्कूल है। बचपन से ही उन बच्चों को फ्री लोडर्स के बारे में ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनको सिखाया जा रहा है कि विलफोर्ड उनका किंग है। टीमी की माँ दोनों बच्चों के बारे में वहाँ के बच्चों से पूछती है और एक छोटा बच्चा बताता है कि उन दोनों को फ्रंट डोर से ले जाया गया है। उसी वक्त ट्रेन एक मोन्यूमेंटल जगह के पास से गुजरती है। ये वो जगह है जहाँ 7 लोगों की जमी हुई बॉडीज बहुत क्लियरली विजिबल होती है। वो सभी 7 लोग एक्सप्लोरर्स थे जो कि ट्रेन से बहुत साल पहले उतर गए थे क्योंकि उनको लगा कि वो लैंड के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। अब फ्री लोडर्स के कंपार्टमेंट में दिखाते हैं जहाँ सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई अच्छी न्यूज लेकर आएगा। अचानक वहाँ एक आदमी एक्स लेकर आता है। वो शॉक में पड़ जाता है क्योंकि उनको लगता है कि सभी टाइप्स के जानवर अर्थ से खत्म हो गए हैं। वो आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि ये बस एक अफवाह है, जैसे कि बिना बुलेट्स के गन की स्टोरी भी एक अफवाह है। ऐसा बोलते ही वो एक गन निकालता है और सभी पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और ऐसे ही बच्चों के क्लासरूम में भी टीचर भी गन निकालती है और फायरिंग करने लग जाती है। फिर कर्टिस की टीचर को मारने से टीचर एंड्रयू को मार देती है। क्लासरूम में एक मॉनिटर है जिसमें लास्ट कंपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। एक गार्ड गिलियम को कैमरे के सामने ले जाकर उसको शूट करके मार डालता है। गिलियम कर्टिस के दिल के बहुत पास है और उसकी डेथ से कर्टिस टूट जाता है। अब गुस्से में और बदला लेने के लिए वो मैंसन को मार देता है। बचा हुआ ग्रुप आगे बढ़ता है और एक रूम में पहुंचता है जहां हाई क्लास के लोग सोशलाइज कर रहे हैं। वे लोग वहां अल्कोहल, महंगे कपड़े, सलून्स, मेडिसिन और डॉक्टर जैसी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब ग्रुप इंजन में एंटर करने ही वाला होता है, गार्ड्स का एक और ग्रुप आकर उनके ऊपर अटैक करता है। वो लड़ाई के दौरान अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन टीमी की मॉम वहां मर जाती है। अब ग्रुप में बचने वाले लोग बस कर्टिस, नम और उसकी बेटी योना ही है। वो एक क्लब को क्रॉस करते हैं जो कि नशे में बहुत सारे यंगस्टर से भरा हुआ है और फाइनली वो विलफोर्ड के रूम के सामने डोर तक पहुंच जाते हैं। उस डोर को खोलना नम की एक्सपर्टीज से बाहर है, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं बैठ जाते हैं। कर्टिस अब स्टोरी सुना रहा होता है और वो स्टोरी में ट्रेन पर बिल्कुल नया है। वो बोलता है कि शुरू के मंथ में लोअर क्लास को कोई भी खाना नहीं दिया जाता था। भूख से उन्होंने एक दूसरे का मांस खाना शुरू कर दिया था। बड़े लोग बच्चों का मांस खाना पसंद करते थे क्योंकि वो सॉफ्ट होता था और कर्टिस भी ऐसा करता है। लेकिन एक दिन कर्टिस इतना भूखा होता है कि वो एडगर का फ्लैश खाना चाहता था। एडगर कर्टिस का पार्टनर हुआ करता था और उस समय गिलियम कर्टिस को रोक देता है और एडगर की लाइफ के बदले अपना हाथ खाने के लिए देने को तैयार हो जाता है। इस तरह से गिलियम ने अपना एक हाथ और पैर खो दिया था और कुछ दिन बाद चमत्कार हो जाता है और उनको प्रोटीन्स बांट दी जाती हैं और इस तरह उनकी पॉपुलेशन सर्वाइव कर जाती है। लेकिन जो कर्टिस ने किया उसका गिल्ट उसको अभी भी है और उसके दिमाग से निकला नहीं है और इसी वजह से वो अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता है। स्टोरी सुनने के बाद नम बताता है कि ट्रेन के बाहर लाइफ पॉसिबल है और वो कर्टिस को पहले दिखाई देने वाले माउंटेन्स के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि वो क्रोनोल का एडिक्ट नहीं है और वो एक एक्सप्लोसिव बनाने के लिए क्रोनोल को कलेक्ट कर रहा है। वो इस एक्सप्लोसिव से ट्रेन में होल्ड करना चाहता है और वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। जैसे ही वो एक्सप्लोसिव को जलाने वाला होता है, विलफोर्ड का असिस्टेंट उसकी टांग पर शूट कर देता है और कर्टिस को अंदर लेके जाता है। आखिरी सीन में कर्टिस विलफोर्ड से मिलता है जो कि अब बूढ़ा हो गया है। विलफोर्ड बताता है कि वो सभी कैप्सूल्स में मैसेज उसी ने भेजे हैं और उसने ऐसा एक झगड़ा शुरू करवाने के लिए किया है। हमेशा कुछ सालों बाद वो लो क्लास वालों को भड़काता है और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इससे कुछ लोग मारे जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया जाता है ताकि ट्रेन पर पॉपुलेशन एक मैनेज करने वाले काउंट तक ही रहे। वो बताता है कि सभी प्रोटेस्टर को टनल में मारा जा चुका होता, लेकिन तुमने मैंसन को पकड़ लिया और सब कुछ चेंज हो गया। और बस इतना ही नहीं, वो बताता है कि गिलियम को भी इस प्लान के बारे में पता था और वो विलफोर्ड के अंदर से हेल्प करता था। वैसे तो गिलियम ने ऐसा ह्यूमंस के खत्म न होने के लिए किया है, पर कर्टिस उससे शर्मिंदा हो गया है। बाहर नम और योना अभी भी एक्सप्लोसिव लगाने का ट्राई कर रहे होते हैं और तभी फर्स्ट क्लास के लोग नम के ऊपर अटैक कर देते हैं। योना भागकर कर्टिस के पास मदद मांगने के लिए जाती है। सडनली वो फ्लोर पे एक कंपार्टमेंट को नोटिस करती है जहाँ बेचारा टीमी इंजन के बीच बैठा है
क्योंकि वहाँ जगह कम है, इसलिए बच्चे खराब हुए पार्ट्स को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास की जगह वो हमेशा गरीब बच्चों को इस काम के लिए चूज करता है। ये कर्टिस के लिए लास्ट चांस है। वो विलफोर्ड पर अटैक करके उसको हरा देता है और फिर टिमी को उस कंपार्टमेंट से बाहर निकालता है। बाहर योना एक्सप्लोजिव में आग लगा देती है। अब कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और फिर एक बहुत तेज धमाका होता है और सारी ट्रेन में आग लग जाती है। इस वजह से ट्रेन रेलवे ट्रैक से उतर जाती है और इस इम्पैक्ट से सभी लोग मारे जाते हैं। अब सीन में योना और टिमी वॉक करके बाहर आ रहे होते हैं और उस क्रैश में सिर्फ वो दोनों ही सर्वाइव कर पाए हैं। उनको पास में ही एक पोलर बियर दिखाई देता है और इसका मतलब यह है कि लाइफ अर्थ पर वापस आ गई है और सर्वाइव करने का उनके पास बेस्ट चांस है। और इसके साथ ही दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।